Hello everyone, I am Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. I welcome you all on this beautiful platform Krishna Classes, right? आज का जो सेशन मैं लेके आई हूँ बच्चे, ये हमारा रहेगा प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम्स हमारे हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे हम कि कैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो बच्चे जो पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो दोनों के लिए यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है तो उसको प्रीवियस पेपर करने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम 40% सिलेबस को रिवाइज करता है। आपने कहते सुना होगा टीचर से कि भाई पुराने पेपर करके चले जाओ, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई बच्चा नया है इस प्लेटफॉर्म पे और वो एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल क्वेश्चन टाइप समझ आएगा, राइट। कई बार आप तैयारी कर रहे होते हो, आपको ये पता ही नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, राइट। तो वो उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मैं दूंगी, प्लस जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे, क्लियर है। तो अभी शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर कोई बच्चा नया है तो आप जानते हो बच्चे कि अगर मैं एसएससी की, पर्टिकुलरली अगर मैं एसएससी की बात करती हूँ, ठीक है, इंग्लिश का क्या वेटेज रहता है उसमें आपको पता है। ये जो पेपर है ये 3 टीयर में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर मैं टीयर 1 की बात करूं बच्चे तो वहां पर 50 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के यहाँ पर 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें बच्चे टीयर 2 की, अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करते हो तो आप टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होते हो, जहां पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश आपसे पूछे जाते हैं। तो टीयर 2 में जो आपका वेटेज रहेगा बच्चे वो 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर ही इनके होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है, क्लियर है। जब हम बात करते हैं बच्चे टीयर 3 की, तो टीयर 3 में जब आप जाओगे तो 100 मार्क्स की आपका इंग्लिश रहता है, जिसमें से आपसे राइटिंग पोर्शन पूछा जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे छोटी क्लासेज में हम क्या पढ़ लेते थे कि भाई कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आ गया, आप उसका 1/3 लिख देते हो, दैट इज प्रेसी राइटिंग। लेकिन जब आप एसएससी लेवल पे जाते हो, आपने टीयर 1 पढ़ा, टीयर 2 पढ़ा, राइट, इतना सारा पढ़ने के बाद आपकी एक राइटिंग स्किल चेक की जाती है कि कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर वो तुक्के नहीं चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा एसएससी का वेटेज रहता है। टोटल मार्क्स हमारे आप जानते हो 700 होते हैं, जिसमें से 350 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कवर करता है। तो इससे आप ये आइडिया ले सकते हो बच्चे कि कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश आपके एग्जाम के लिए, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये रहती है कि बच्चे मैक्सिमम रूल पढ़ के जाते हैं, तो रूल से भी काम नहीं चलने वाला। आप जो भी पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, आप उसको लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे, ठीक है, और लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे तो आपको कोई भी रूल याद नहीं करना पड़ेगा। तो क्लियर है बच्चों। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, चाहे आप टीयर 1 दे रहे हो, टीयर 2 दे रहे हो, सिलेबस सेम होता है, ठीक है। वही टॉपिक्स आपके टीयर 1 में आते हैं, वही टॉपिक आपके टीयर 2 में आते हैं। तो बढ़िया तरीका ये है बच्चों कि आप बिल्कुल बिगिनिंग से 0 लेवल से आप इसकी स्टार्टअप करेंगे, क्लियर है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा करके कैसे उसको सोल्व करते हो, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन टाइप समझ आ जाएंगे कि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्लियर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चे, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ठीक है। आपके एग्जाम में मिसस्पेल्ट या स्पेल्ट वर्ड वो पूछता है। कई बार पूछेगा कि 4 में से सही स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है, कई बार पूछेगा कि 4 में से गलत कौन सी है, ठीक है। तो आपको इस पे काम करना है। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चे तो पहला ही वर्ड में देखेंगे आप कि क्या लिखा हुआ है। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो क्या होनी चाहिए, पार्टनर। क्या होना चाहिए, ये पार्टनर। अगर हम पार्टनर की बात करें बच्चे तो इसमें स्पेलिंग देखो इन्होंने क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस गलत स्पेलिंग को कैसे ठीक कर देंगे, PAR, ये जो इसने लिखा हुआ है ना PATR, इसमें क्या करो PARTNER, पार्टनर, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्द की तरफ देखें PTS का मतलब होता है बच्चे, एक आपने शब्द सुना होगा PT का मतलब होता है दया या फिर तरस, ठीक है।
OUS जोड़ने से कोई भी शब्द एडजेक्टिव बन जाता है। तो पीटीएस का मतलब होता है दयनीय, जिसको देख करके आपको तरस आ जाए, दया आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड पीटीएस। पियर्स का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को भेदना, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हम लड़कियां कान में, नाक में, हम यहाँ पर कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी क्या किया जाता है, पियर्स किया जाता है इसको, दैट इज भेदना, ठीक है। उसके बाद आता है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है कोई डिग्री करते हो, कोई डिप्लोमा करते हो, देन यू आर परस्यूइंग, राइट, तो दैट इज परस्यू। तो अगर मैं देखूं बच्चे, पीटीएस बिल्कुल सही लिखा है, पियर्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, परस्यू की बिल्कुल ठीक है, तो आपका जो मिस स्पेल्ड वर्ड था वो हमारा क्या था, ए, तो आंसर हमारा बन जाता है यहाँ पर ए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और स्पेलिंग के भी हम बहुत सारी पैटर्न सीखेंगे कि कैसे आप स्पेलिंग बना सकते हो, बड़े से बड़े शब्द की कैसे आप स्पेलिंग बना सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको उसने 4 भागों में, 4 सेगमेंट में तोड़ रखा है। आपको ये बताना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। बच्चों ये टॉपिक आपके एंटायर सिलेबस में से पूछा जाता है, ठीक है। आपके सिलेबस में 17 टॉपिक्स होते हैं, आपको पूरी ग्रामर उसके लिए पढ़नी पड़ती है, तब जाके आप बहुत अच्छा इसमें कर पाते हो, ठीक है। तो अगर हम इन सेंटेंस की तरफ देखें बच्चे, सबसे पहले कह रहा है कि दीपा वॉकड डाउन। वॉक डाउन का मतलब होता है बच्चे चलना, जैसे आप किसी बिल्डिंग में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, दैट इज वॉक डाउन। द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, एक फ्रेजल वर्ब हमारी होती है लुक। लुक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि इसकी जो एक्शन है वो आगे किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो ये होता है लुक एट समथिंग, लुक एट समथिंग, या फिर आप कह सकते हो लुक एट समबडी, लुक एट समबडी। जैसे जनरली मैं पढ़ा रही हूँ, किसी बच्चे का दूसरी डायरेक्शन में ध्यान है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेज बन रही है बच्चे, दैट इज लुक एट। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि लुकिंग एनीबडी, लुकिंग और एनीबडी के बीच में यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली ठीक होगा। क्लियर है। तो अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो ये पार्ट कहाँ पे यूज हुआ, सी पार्ट में, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। क्लियर है बच्चों, बाकी सारा ठीक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो सेंटेंस आ गया बच्चे, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले जो वर्ड गिवन है एक बार इनको देख लेते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बच्चे कि ना के बराबर, कोई भी ऐसी मात्रा जो बिल्कुल इनसफिशिएंट है, बिल्कुल थोड़ी है, दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, सिंपली अगर हम कहना चाहें तो आप इसको कह सकते हो इनसफिशिएंट, राइट। जो सफिशिएंट नहीं है दैट इज नॉट इनफ, जो इनफ नहीं है। क्लियर है। अगर हम बात करें बच्चे नेसेसरी, तो नेसेसरी का मीनिंग क्या हो जाता है, मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब जो जरूरी है, आवश्यक है, जिसको आप टाल नहीं सकते। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बच्चे कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड न्यूसेंस। अब मैं अगर स्पेलिंग की बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर हमें गलत दिख रहा है, इसने क्या लिख रखा है, सी लिख रखा है। तो ये हमारी जो स्पेलिंग होती है ये क्या होती है, नेगोशिएट, इस तरीके से टी आई यहाँ पर यूज होता है। निगोशिएट का मतलब होता है समझौता, आपसी बातचीत, ठीक है। तो उससे रिलेट आप कर सकते हो। ATE लगा है तो ये वर्ब है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर आप इसका नाउन बनाओगे तो निगोशिएशन हो जाएगा, यानी कि इसी शब्द से हम क्या बना सकते हैं, निगोशिएशन, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा बन जाता है फिर नाउन। क्लियर है। तो आई होप कि आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से ये स्पेलिंग गलत हमें बतानी थी और इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बन गया है निगोशिएट, जिसमें उन्होंने सी लिखा हुआ था। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, बाकी जो शब्द दे रखे हैं उनके वर्ड मीनिंग भी देखते चलेंगे, ताकि हम नेक्स्ट पेपर में जब भी ये शब्द आ जाए, हो सकता है अगले एग्जाम में क्या हो कि इनमें से किसी वर्ड की पूछ ली जाए, तो साथ साथ आपको क्या करना है, इन शब्दों पे भी काम करते चलना है। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस सेंटेंस में देखें बच्चे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों मैं बता दूं, SSC एग्जाम के लिए
नरेशन, नरेशन एंड वॉइस। अगर मैं बात करूं टीयर 2 की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें बच्चे, आपके एग्जाम में जैसे प्री के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डालता है वो, जैसे एक नरेशन का डाल दिया, एक आपका वॉइस का डाल दिया, लेकिन मेंस के एग्जाम में ये पेपर में कम से कम यूं मान के चलो आप 45 प्लस का वेटेज इसका रहता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगी बच्चे, कि नरेशन जब भी हम यूज करते हैं बच्चे, तो ये शब्द निकला है नरेट से, और नरेट का मतलब होता है टू टेल, बताना। क्लियर। अगर मैं बात करूं बच्चे, तो बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट। कहां से आए ये शब्द देखो, डायरेक्ट कौन सा है, जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने है, एक पर्सन बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए, इसको मैं कहूंगी डायरेक्ट स्पीच। क्लियर। इनडायरेक्ट कब हो जाता है, जब स्पीकर और लिसनर में से एक गायब हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। अब समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है बच्चे कि नरेशन में हमेशा टेंस चेंज करना पड़ता है, वॉइस में हम सिर्फ एक्शन का मोड चेंज करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते। कारण क्या होता है बच्चे, बता देती हूँ। वॉइस की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि इस एक्शन में डूअर की इंपॉर्टेंस है या फिर एक्शन की इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वॉइस, राइट। लेकिन नरेशन की जब मैं बात करूं बच्चे, इसमें टेंस चेंज क्यों करना पड़ता है। सपोज करिए अभी मैं बात कर रही हूं आपसे, मैं स्पीकर हूं, आप मेरे लिसनर हो, आप मेरे से सुनी हुई बात जाके किसी तीसरे बंदे को बताओगे, आप स्पीकर हो जाओगे, वो बंदा तीसरा क्या हो गया, लिसनर हो गया आपका, मैं क्या हो गई, थर्ड पर्सन। और अगर ये बात अब जो घटित हो रही है, अगर ये आप 2 घंटे बाद बताओगे, तो घड़ी में टाइम भी तो चेंज हो जाएगा ना, और घड़ी में टाइम चेंज हो गया, इट मीन्स चेंज इन टेंस। क्लियर है। तो हम क्या चीजें ध्यान में रखेंगे बच्चे, एक बार सेंटेंस की तरफ देखो, फिर हम ये देखते हैं कि WH फैमिली से शब्द पूछा गया है। ठीक है, जो याद करो एक बार छोटी क्लासेस में हमें क्या पढ़ा दिया जाता था कि बेटा WH फैमिली और हाउ फैमिली से डायरेक्ट स्पीच हो तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाना। इसके पीछे रीजन क्या होता था बच्चे, क्योंकि WH वर्ड, हाउ वर्ड खुद बीच में जाकर के रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं, तो आपको अदर कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है। हमारे जब बैचेज यहाँ पर चलेंगे तो नरेशन वॉइस में बिल्कुल हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं ये चीजें, कि क्यों हम कंजंक्शन नहीं लगा रहे, डबल कंजंक्शन हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो अगर मैं इस सेंटेंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहूं तो ये देखिए, आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हो, शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो, आपका जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस गिवन है, इज गिवन है। अगर मैं इज का प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर, तो पास्ट के क्या बनेंगे, वॉज और वर। एक बार ऑप्शन में चल पड़ते हैं, ए ऑप्शन में बच्चे इज दे रखा है इसलिए काट दिया, नहीं बनेगा। यहां पर आप देखोगे विल बी, फ्यूचर टेंस दे रखा है, एलिमिनेट हो गया। अगर मैं देखूं बच्चे, शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे, एक में ये कह रहा है, दूसरे में क्या प्रॉब्लम है बच्चे, यहाँ पर WH वर्ड लगा है और एक अदर कंजंक्शन भी लगा दी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, WH और हाउ वर्ड जब बीच में चला जाता है तो वो खुद एक कंजंक्शन का काम करता है, और डबल कंजंक्शन तो यूज नहीं करोगे ना, तो इसलिए हमारा ये एलिमिनेट हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ सी। चेक भी कर लेते हैं, व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज, इज एम आर किस में कन्वर्ट होते हैं, वॉज और वर में। आई बिलीव कि आपको ये बात समझ आई यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे आप ना थोड़ा एनालिसिस के साथ करोगे तो नेक्स्ट पेपर में आपको काफी हेल्प मिल जाती है। क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। यहाँ पर बच्चों इस पार्ट को हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट करना। वो क्या करता है बच्चे, जो भी सेंटेंस उसने लिख रखा है, जैसे इसने ये लिखा है कि माई शूज वर वोर्न आउट, मेरे जो शूज हैं वो पुराने हो गए हैं, सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन, मुझे नए खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ बच्चे, आपकी इंग्लिश में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें, हमारी लाइफ में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें 2 सेम आइडेंटिटिकल पार्ट होते हैं। सेम आइडेंटिटिकल पार्ट का क्या मतलब है, सपोज करिए अभी आप देखो मैंने चश्मा पहन रखा है, राइट। अगर इस चश्मा को बीच से काटा जाए तो इसमें एक जैसे दिखने वाले 2 हिस्से तैयार होंगे, इन्हीं को कहते हैं सेम आइडेंटिटिकल पार्ट। ठीक है, आपने कैंची देखी है घर पे, कैंची, उसको आप बीच में से हटाओगे, एक जैसे दिखने वाले 2 हिस्से आपको दिखेंगे। चिमटे में भी ऐसा ही होता है, टोंग्स। ठीक है, घर में हम और भी कुछ एसेसरी यूज करते हैं, प्लायर, पिंसर्स,
ठीक है। आप पहनते हो जीन्स, आप देखो जीन्स एस लगा होता है, ठीक है। पजामाज, शॉर्ट्स, ठीक है। हम पहनते हैं गोगल्स, सनग्लासेस, तो ये वो नाउन होते हैं बच्चे जिनमें दो सेम आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। सिंपल मतलब ये है, एक जैसे दिखने वाले दो चीज आपको दिख रही हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चे? अगर मैं कहना चाहती हूँ सीजर्स, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? सीजर्स मतलब एस लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप पहनते हो जीन्स, एस लगाओ यहाँ पर। आप कहते हो टोंग्स, ठीक है। लड़कियां पहनती हैं ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स। आप पहनते हो ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ठीक है। आप पहनते हो गोगल्स, नजर के चश्मे को क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स, ठीक है जी। तो अब ये वो नाउन है बच्चे जिनमें दो सेम आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। ये नाउन दिखने में भी प्लूरल हैं और एक्चुअली होते भी प्लूरल हैं। तो इनके लिए, इन प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे वो भी तो प्लूरल होना चाहिए। अगर मैं एक बार बात करती हूँ बच्चे, वन हमारा क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वंस, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ दिस वन, ये वाली कोई चीज दिस वन, लेकिन अगर मेरे सामने कोई चीज है सिंगुलर में है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस वन। और कोई चीज मेरे से दूर रखी हुई है तो मैं क्या बोलूंगी? दैट वन। क्योंकि दिस और के लिए दिस कब यूज करेंगे? जब कोई सिंगुलर चीज मेरे सामने रखी है, दिस, और अगर कोई चीज मेरे से दूर है तो मैं क्या बोलूंगी? दैट। क्लियर? अगर कोई चीज प्लूरल में है तो क्या करेंगे? दीज शब्द का यूज करेंगे, दीज। और अगर मैं बात करूं प्लूरल की तो दीज वंस। और अगर ये कोई चीज दूर है तो क्या बोलना पड़ेगा? दोज वंस। बात समझ आ रही है? जब हमने ये देखा कि शूज की बात हो रही है, एक जैसे दिखने वाले दो हिस्से होते हैं शूज में, सॉक्स, शूज, सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इस नाउन को, जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को लिखती न्यू शूज, यहां पर दोबारा क्या लिखा जाता? शूज। और नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो शूज को रिप्लेस करेंगे वंस से, पहली बात, ठीक है। क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्रोनाउन भी कौन सा लिखना पड़ेगा मुझे? प्लूरल वाला। क्लियर? अब एक बार ऑप्शन में चलो देखो। अगर मैं बात करूं बच्चे, न्यू वन लिखा हुआ है, ठीक है, तो नो इंप्रूवमेंट तो काट दो क्योंकि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर यहां पर देखूं बच्चे तो एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। कोई बच्चा ये सोच लेता है कि वंस और वंस, क्योंकि साउंड सेम होती है बच्चे एपोस्ट्रोफे, लेकिन ये जो वन है बच्चे, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी वंस ड्यूटी तो ये एपोस्ट्रोफे है, ठीक है। और एपोस्ट्रोफे के काम क्या होता है? इस नाउन का इस नाउन के साथ बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप को शो करना, ठीक है। तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया। अब गाड़ी अटकी है हमारी ए न्यू वंस और न्यू वंस में। तो एक बार देखो बच्चे, ए आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? या तो मैं बोलूँ ए पेन, भी पेन एक है तभी तो मैं ए पेन बोलूंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चे मैं ऐसे लिख दूं ए पेन्स? ये तो गलत हो गया ना। भाई ए और एन आर्टिकल हमेशा लगते हैं बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो हमारा नाउन कैसा चल रहा है? प्लूरल चल रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे बी। ये भी हमारा गलत हुआ। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था? नाउन का कॉन्सेप्ट था ऐसे नाउन जिनमें दो सेम आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, एक जैसे दिखने वाले दो हिस्से होते हैं, उनको हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है और वर्ब हमेशा प्लूरल रखी जाती है होंगे, तो इसलिए हम वंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये बात आपको सारी समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बच्चों ईडियम का मीनिंग पूछा गया है, तो सबसे पहले कह रहा है कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। मतलब ये ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको भोपू या कुछ ऐसे तुरही ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो मतलब ये है सिंपली कि अपने आप की प्रेज करना। इस ईडियम का मीनिंग क्या है? अपने आप की तारीफ करना। तो देखिए सबसे पहले फॉलो अदर्स, गलत हुआ। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो क्रिटिसाइज इसका मीनिंग नहीं हो सकता था। ठीक है,
उसके बाद लिखा था बी सेल्फ रिलायंट, खुद के ऊपर भरोसा करना, ये गलत हो गया आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों बी प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। ठीक है, तो दैट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ये आपका आता है क्लोज टेस्ट से। इसको हम क्या कहते हैं, कुछ नए बच्चों को मैं बता दूं, क्लोज टेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, बेसिकली एसएससी आपकी कॉम्प्रीहेंशन चेक करता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो शब्द है ये इस वर्ब से आया है कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है पावर टू अंडरस्टैंड। पावर टू अंडरस्टैंड, आपके सामने कोई भी शब्द आता है, आप उसको कितना समझते हो। स्कूलों में जो इंग्लिश होती थी बच्चे, वहां पर आपसे फिलअप पूछे जाते थे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉम्प्रीहेंशन से पूछा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको लैंग्वेज कितनी समझ आती है। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा है तो आप उसको कितना समझ सकते हो। ठीक है, तो एसएससी की अगर मैं बात करूं तो यहां से वो 3 टॉपिक ऐसे उठाता है। सबसे पहला बच्चों क्लोज टेस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है कि एक पैराग्राफ है बच्चे, उसमें उसने क्या करा, बीच बीच के कुछ शब्द डिलीट कर दिए, हटा दिए, फिर उसके नीचे ऑप्शंस दिए कि इनमें से ये शब्द कहाँ भरा जाएगा। क्लियर, अगर आपने सही शब्द का चुनाव करके ऊपर भर दिया तो जो पैराग्राफ बने, एग्जामिनर क्या समझ जाएगा कि आपको शब्दों की पकड़ समझ आती है, आप एक पैराग्राफ बना सकते हो। ठीक है, सही शब्द का चुनाव करोगे तभी ये मीनिंगफुल बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। क्लियर है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे तो ये बन जाता है हमारा क्लोज टेस्ट, बीच बीच में फिलअप होंगे जो सामने दे रखा है। दूसरा वो इसी में से क्या पूछ लेता है आपसे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है बच्चे, जैसे आप बचपन में कहते थे क्या बोलते थे इसको आप, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है कि वो एक पैराग्राफ देता है और उसके बेस पे आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर पैराग्राफ में बात चल रही है बच्चे कि 2 और 2 9 होते हैं, सिंपल सी एक बात, और नीचे उसने क्वेश्चन किया 2 और 2 9 होते हैं या 2 और 2 4 होते हैं, अगर आपने आंसर कर दिया 2 और 2 4 होते हैं, देन यू आर रॉन्ग। आपने वो नहीं कॉम्प्रीहेंड किया जो पैराग्राफ में बात हो रही है। अगर आपने आंसर किया है 2 और 2 9 होते हैं, देन यू आर राइट। बात समझ आ रही है? इसका क्या मतलब है कि भाई पैराग्राफ में क्या लिखा है रीड करके समझना, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये चीज वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तीसरा जो तरीका होता है बच्चे, इसको मैं कहूंगी पैराजम्बल्स, जो हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं, पैराजम्बल्स, या फिर कुछ बच्चे इसको कहते हैं PQRS। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चे, एक स्टेटमेंट है इतनी बड़ी, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, और उसको वो क्या करता है 4 भागों में तोड़ देता है, सेगमेंट में तोड़ देता है। फिर वो क्या कहता है, पहले B आएगा, पहले C आएगा या पहले D आएगा। इस तरीके से वो आपसे पूछता है कि भाई QP होगा या PQ होगा या पहले R आएगा या फिर S आएगा। एक बात सोचो बच्चे, आपने एक सेंटेंस में सारे टुकड़े सही अरेंज कर दिए तो जो सेंटेंस अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पहले सब्जेक्ट आएगा पहले वर्ब आएगी तो आप ये भी नहीं कर पाओगे। बेसिक आइडिया जो है बच्चे, हर एग्जाम में ये 3 चीज पूछने का, इनका एक ही मतलब है बच्चे कि वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन चेक कर रही है। ठीक है, इसलिए हर एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। बात समझ आई? तो इसको करने की टेक्निक क्या कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रखा है या सबने अपने अपने लॉजिक से पढ़ रखा है, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें इसकी थीम ढूंढनी पड़ती है। सबसे पहले जो बेसिक आइडिया जो आपको करना है दैट इज थीम। ठीक है, थीम से क्या फायदा मिलता है बच्चे, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बिना फिलअप भरे आप जस्ट एक इसकी रीडिंग लोगे कि इस पैराग्राफ में बात किस चीज की हो रही है। सबसे पहले आपको इसका बेसिक आइडिया निकालना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है या फिर जस्ट ये कहानी सुना रहा है या फिर एक राजा की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर ये कोरोना वायरस की बात कर रहा है। जो भी है, जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बिना फिलअप के आप इसकी जस्ट एक रीडिंग ले लोगे। ठीक है जी, सबसे पहला काम आप ये करेंगे। जब आप रीडिंग ले लोगे तो फिर आप नीचे ऑप्शंस देखोगे बच्चे, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी पूरा पैराग्राफ पॉजिटिव टोन का है, अगर सारे पैराग्राफ में पॉजिटिव बात हो रही है बच्चे, तो नीचे जब 4 ऑप्शन आएंगे तो कैसे होंगे, 2 नेगेटिव होंगे 2 पॉजिटिव होंगे।
अगर हमारा पूरे पैराग्राफ की थीम पॉजिटिव है बच्चों का यूज करोगे नहीं ना। तो अगर मैं बात करूंगी बच्चे तो बेसिकली यहाँ पर हमें पॉजिटिव शब्दों की तरफ जाना होगा। अगर पैराग्राफ में बात हो रही है उसकी थीम नेगेटिव है तो ऑब्वियसली जो फिलअप भरे जाएंगे वो भी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ ग्रामर आपकी हेल्प कर देती है, क्लियर। कुछ जैसे हम जनरली बोलते हैं कि भाई मेक मिस्टेक होता है, मेक मिस्टेक होता है, डू मिस्टेक कभी होता ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो मतलब बेसिक जो वर्ड होते हैं, हेल्प हमेशा रेंडर की जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर वो हेल्प की बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो हेल्प की बात कर रहा है तो हेल्प तो हमेशा रेंडर की जाती है, क्लियर है। और कुछ बात देख लो, कुछ हमारी कोलोकेशंस काम आती हैं बच्चों। बेसिकली कोलोकेशन क्या होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप बोलते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए फूड शब्द दे रखा है और यहाँ पर फिल भरना है बच्चे। सपोज करिए एक ऑप्शन है फास्ट, एक ऑप्शन है क्विक, तो बोलचाल की भाषा में हमेशा हम क्या बोलते हैं, फास्ट फूड। ये कोलोकेशन हो गई, ये भी आपकी बहुत सारी हेल्प करती है वहां पर। अगर सपोज करिए यहाँ पर जो ऑप्शन था वो मील था, मील था, तो अगर मैं मील की बात करूँ तो मील से पहले हमेशा क्या बोला जाता है, क्विक मील। आपकी कोलोकेशन काम आ रही है, मतलब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन शब्दों का यूज कैसे करते हो, दैट इज कॉल्ड कोलोकेशन। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, हनुमान चालीसा होती है, कभी गणेश चालीसा सुनी आपने कभी नहीं ना। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। गणेश की हमेशा वंदना होती है, गणेश वंदना, ये कोलोकेशन है, ठीक है। ऐसे ही ये इंग्लिश में भी होती है। जब हम ये वाला टॉपिक करते हैं तो यही चीजें डिस्कस करते हैं, अभी क्या क्या चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं, क्लियर। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। हम इस पूरे पैराग्राफ को देख रहे हैं बच्चे, तो चेक कर लो एक बार। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। बच्चों ये बात कर रहा है, और इसका जो ओरिजिनेटेड मतलब ये कहाँ से निकला था, ठीक है। काला हेरी डेजर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। बिलीव इट नोट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट एंड इज इन इजिप्टियन हीरोग्लिफिक्स होता है बच्चे किसी भी चीज को सिंबल्स में सेट करना, सिंबल्स में सेट करना, ठीक है। सिंबल्स का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं बच्चे डॉग, तो आप डॉग डी फॉर डॉग ऐसे लिखोगे या फिर डॉग की फोटो बनाओगे, नहीं ना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये हमारा क्या हो गया कि हम वर्ड से उसको समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिंबल्स की वजह से समझें, वाटरमेलन बोलने से वाटरमेलन की पिक्चर बनाए, दैट इज कॉल्ड हीरोग्लिफिक्स, ठीक है। ये शब्द है हमारा। ऑन द वॉल्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस द बरियल टॉम्स ऑफ किंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। तो ये एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा है बच्चे कि पुराने टाइम में जो वाटरमेलन था इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, कालाहरी डेजर्ट, बिलीव इट, आगे देखो क्या ऑप्शन दे रहे हैं, बिलीव इट बट एंड इफ और, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे तो इंग्लिश में एक फ्रेज है, जैसे आप अपनी हिंदी में जनरली बात करते हो तो क्या कहते हैं, मानो चाहे ना मानो, बोलते हैं ना, विश्वास करो या ना करो, चॉइस देते हैं ना वहां पर, तो और शब्द का यूज करते हैं, बिलीव इट और नोट। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है बच्चे और। ये फ्रेज है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना मानो या ना मानो, बात तो ऐसी हुई है, तो मानो या ना मानो यानी कि और शब्द का हम यूज करते हैं, क्लियर है। अगर हम यहां पर बात करें तो बच्चे आपके बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिलीव इट और नोट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है बच्चे फसल, नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट। तो बेस्ट आंसर देखते हैं बच्चे, हार्वेस्ट अगर फसल है तो क्या फसल के लिए कंटेन शब्द का यूज करेंगे, कंटेन होता है भरना, नहीं करेंगे। क्या फसल को डिस्कवर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फसल को या तो प्रोड्यूस कर सकते हैं या अकर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझो बच्चे, प्रोड्यूस का मतलब होता है जो फसल है, ये फसल अगर मैं सीधा हार्वेस्ट प्रोड्यूस्ड कर देती तो इसका मीनिंग एक्टिव वॉइस में हो जाता, और एक्टिव वॉइस में इसका क्या मतलब है, मैं एक बार थोड़ा सा रब करती हूँ यहाँ से। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे बच्चे, एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्या पहचान होती है कि सब्जेक्ट उसका डूअर होता है। अगर हार्वेस्ट से पहले प्रोड्यूस लिख दोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपका जो हार्वेस्ट है वही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको पैसिव बनाने के लिए, जैसे सपोज करिए आप लिखते हो वी प्रोड्यूस्ड द क्रॉप, जैसे हम ऐसे लिखते हैं वी, एक्टिव वॉइस हुआ ये, वी प्रोड्यूस्ड
द क्रॉप, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इस एक्शन का प्रोड्यूस करने का डूअर कौन है, वी। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते तो कैसे बनाते, द क्रॉप वॉज प्रोड्यूस्ड, हमें इसकी जरूरत पड़ती ना, और बाय अस। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं बच्चे तो हार्वेस्ट इसका एक्टिव डूअर नहीं हो सकता। प्रोड्यूस्ड में जब लगा सकती थी बच्चे जब इससे पहले वॉज दिया हुआ होता, इसलिए मेरा एलिमिनेट हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा अकर्ड। अकर्ड मतलब होना। जो ये कह रहा है कि वाटरमेलन की जो रिकॉर्डेड फसल थी 5000 साल पहले वो इजिप्ट में हुई थी, ये पैराग्राफ कह रहा है। एंड इज, अब देखो थर्ड पे आ जाओ, एंड इज इन इजिप्टियन हीरोग्लिफिक्स का मैंने मीनिंग बताया था बच्चे, सिंबल्स में बनाना। तो इसका ये मतलब था कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ जब ये फसल हुई तो जो उनकी दीवारें थी उनके ऊपर सिंबल के तौर पे ऐसे लगाया गया था। हीरोग्लिफिक्स का मतलब ही क्या है कि उनके ऊपर ऐसे सिंबल्स बनाए गए थे। तो अब अगर मैं बात करूं बच्चे, दीवारों पे अगर कोई चीज करोगे तो थर्ड के ऑप्शन देखिए एक बार क्या कह रहे हैं कि ये डिपिक्टेड हुए थे, क्या ये डाइवर्ट होंगे बच्चे। डाइवर्ट का मतलब होता है पथ से हट जाना, डिट्रैक हो जाना। डायरेक्टेड का मतलब होता है डायरेक्शन देना किसी को, जैसे आप डायरेक्टर होता है हमें डायरेक्शन देता है, अभी ऐसे करना है ऐसे करना है, दैट इज डायरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिपिक्टेड, प्रदर्शित की गई थी। जैसे कि ये प्रदर्शनी वगैरह लगती है तो वहां पर हम डिपिक्ट करते हैं उनको, ठीक है। तो देखो in Egypt and is depicted in Egyptian hieroglyphics on the walls of their। फोर्थ पे चलो क्या कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे obsolete, outdated, elderly और ancient, जो दीवार वो जो बिल्डिंगें थी बच्चों, बात चल रही है 5000 साल पहले की, तो 5000 साल पहले की जो दीवारें होंगी वो कैसी दीवारें होंगी, क्या ओब्सोलीट पुरानी, क्या दीवारें कभी पुरानी ओब्सोलीट वर्ड यूज करोगे। आउटडेटेड का मतलब है जो फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन है जो, तो ये भी नहीं कर सकते। दीवारें कभी एल्डरली नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंशियंट, क्योंकि हिस्ट्री की बात चल रही है बच्चे तो एंशियंट, ठीक है जी। वॉल्स ऑफ देयर एंशियंट बिल्डिंग्स, यहां तक कहानी समझ आई। दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड, इस फ्रूट को रखा जाता था कहां पर, द बरियल टॉम्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। यहाँ पर कोई एक रिवाज टाइप का था कि जो भी कोई भी राजा मरता था उसके टॉम बनते थे और इस फ्रूट को टॉम के पास रख दिया जाता था, ठीक है। जिसका ये मतलब होता था कि जो मरा है वो आफ्टर लाइफ यानी कि मरने के बाद वहां से उसको खाता रहेगा, ऐसी कुछ उनकी परंपरा थी। क्लियर है। तो अगर मैं रिलेट करूं बच्चे, तो अगर यहां पर जो क्वेश्चन है प्लेस्ड इन द बरियल, अगर मैं बात करूं प्लेस्ड इन द बरियल टॉम्स, टॉम्स के ना तो अलोंग रखा जाएगा, ना विद रखा जाएगा, ना आफ्टर रखा जाएगा, इन द बरियल टॉम के अंदर रख देते थे। क्लियर है। तो आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर ये वाला। क्लियर। अब जब हम इस पैटर्न को करेंगे तो क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं एक बार इसमें फिट करो, बचेगा क्या, आपका पूरा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। क्लियर। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आया बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बच्चों ये मोस्ट है, इसको काट देना यहाँ से, इट इज बाय मिस्टेक। appropriate one word substitution for the given group of words, a place where clothes are kept, एक ऐसी जगह जहां पर कपड़े रखे जाते हैं। बच्चों कॉफिन का पता होगा, इसका मीनिंग होता है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, जिसमें डेड बॉडीज को रखने की जगह। हैंगर क्या होता है बच्चे, जहां पर हम एयरक्राफ्ट को रखते हैं, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स, ठीक है, इनको जहां पर रखा जाता है। शाफ्ट क्या होता है बच्चे, जैसे सपोज करिए कोई वेल है, कुआं है, और अगर उसमें हमें थोड़ी लाइट दिखानी है तो जो ये किरण पुंज जाता है इसको हम कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा वैसे नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे वार्डरोब, जहां पर हम कपड़ों को रखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक लाइन आपको दी जाएगी, आप उस पूरी लाइन को एक शब्द दोगे, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने अदर क्लासेज में पढ़ा होगा कि जो भगवान में बिलीव करता है दैट इज आस्तिक, कहते हैं ना, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज कॉल्ड थीस्ट, और जो इस काम को नहीं करता एथिस्ट।
तो हमने पूरी लाइन लिखने की बजाय हमने उसको एक वर्ड दे दिया, ठीक है। अगर हमें किसी को कहना है जी ये आस्तिक है, तो सामने वाला क्या समझ जाएगा कि ये भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। क्लियर है जी? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बच्चे, एरर फाइंडिंग का है फिर से, कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। पूरे सेंटेंस में सेगमेंट में तोड़ दिया है, आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखो एक बार, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो दैट यहाँ पर हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा गया है? एवरीथिंग। तो आप इंग्लिश ग्रामर में एक चीज देखोगे बच्चे, अगर कोई भी शब्द, जैसे जनरली अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं, तो 4 शब्द ऐसे होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि समवन, एवरीवन, एनीवन और नो वन। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, 4 शब्द ऐसे बना सकते हो जिनके पीछे बड़ी लगाते हो, जैसे कि समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी। ठीक है, ठीक ऐसे ही 4 शब्द हम बनाते हैं थिंग लगा करके। ठीक है, जैसे आप बात करोगे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग। आई एम सॉरी, थोड़े से गले में प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, तो इसमें से जो 8 वर्ड हैं ये हमारे पर्सन्स को डिनोट करते हैं, पर्सन्स के लिए हम इनको यूज करते हैं। ये 4 शब्द हमारे होते हैं थिंग को डिनोट करते हैं। जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बनाते हैं तो ये हमेशा दैट के साथ यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो दैट से जस्ट पहले देखो क्या आ गया? एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो आई जो सब्जेक्ट था उसको क्या मिल गया? लाइक मिल गया। टू ईट, अब जो ये वर्ब होगी ना, ये वाली, ये किसको एग्री करेगी? आपके एवरीथिंग को। ठीक है, क्योंकि आई को लाइक मिल गया, यहाँ पर जो वर्ब भरी जाएगी वो एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगी। एंटीसीडेंट हमारा क्या है? जो दैट से पहले लिखा गया है। एवरीथिंग, नथिंग, नोबडी, जितने भी ये शब्द लिखे हैं, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि ये इंडेफिनेटली बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे इज फैटनिंग। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट इज फैटनिंग। बात समझ आ रही है? कहाँ पे ये पार्ट है आपका? यहाँ पर पार्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। डिटेल में ये हम प्रोनाउन के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है बच्चे? आपके क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम में से। तो एंटोनिम बेसिकली होते क्या है? ये देखो, एक शब्द हमारा होता है सिनो और निम। निम का ओनिम जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है नेम। अगर नेम सिमिलर है तो दैट इज कॉल्ड सिनोनिम, जिसको आप कहते हो समानार्थी। और अगर आप कहोगे एंटोनिम्स, तो ओनिम शब्द यहाँ पर भी आ गया। ओनिम का मतलब क्या हुआ? नेम, और नेम जो उल्टा है यानी कि विपरीतार्थक। ठीक है, आपसे जो शब्द लिखा है उसका उल्टा पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताओगे? तो एक बार इसको जान लेते हैं, विजिलेंट क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा चौकन्ना है, जो हर टाइम सतर्क रहता है। ठीक है, अलर्ट रहता है। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम वर्ड बनाना चाहें बच्चे, तो देखना बहुत अच्छे वर्ड आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वेरी, इसका सेम मीनिंग होता है जो अटेंटिव है। ध्यान रखना बच्चे, जब एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक सिनोनिम जरूर देता है, क्योंकि मान लो इससे पहले आपने एक सिनोनिम करा, आपकी हैबिट सी हो गई कि सिनोनिम ही पूछ रहा होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन की डायरेक्शन पढ़ते नहीं हो। ठीक है, एंटोनिम पूछेगा तो एक सिनोनिम जरूर देगा, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा क्या देख लेगा? विजिलेंट, खुश हो गया, मुझे तो पता था इस मीनिंग का, फटाफट देखा ये पार्ट, बोला जी ये, जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? एंटोनिम पूछ रहा था। बात समझ आ रही है? तो हमेशा क्वेश्चन की डायरेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सिनोनिम पूछ रहा है या फिर ये एंटोनिम पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको काफी सारी बातें बताती हूँ इसकी। दूसरा शब्द बच्चा लिखा है अलर्ट।
बिल्कुल ये वही वर्ड है। आप इसी शब्द को लिख सकते हो अटेंटिव। क्लास में कोई बच्चा बिल्कुल अटेंटिवली मेरी बातें सुन रहा है तो वो क्या होगा, विजिलेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे टू हैव कीन आइज, कीन होता है उत्सुक, उत्सुक आंखों से जो क्या कर रहा है, देख रहा है, इट मीन्स वो विजिलेंट है, अलर्ट है। क्लियर। इसी को मैं एक और नाम दे सकती हूँ बच्चे, वॉचफुल, वॉचफुल। ठीक है, जो बिल्कुल बड़े ध्यान से चीजों को देख रहा है। इसके बाद में एक और शब्द आपको बहुत अच्छा बताती हूँ बच्चे, आर्गस आइड, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सीजीएल की किसी शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, लेकिन जब मैं बात करूंगी सीएचएसएल के एग्जाम में विजिलेंट की जगह पे ये शब्द लिख दिया था आर्गस आइड, और नीचे ऑप्शन में विजिलेंट था। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, सारे शब्द साथ में बता रही हूँ बच्चे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर मान लो आर्गस आई यहाँ लिखा हो, ऑप्शन में विजिलेंट हो, तो आप क्या बना सकते हो, सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम बता सकते हो, एंटोनिम पूछेगा तो वो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्द यहाँ पर लिखा है कॉशियस, सेम मीनिंग होता है। वेरी अलर्ट और कॉशियस तीनों सिमिलर वर्ड हैं, एक ही कैटेगरी के शब्द हैं ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रैश। और रैश का मतलब क्या होता है बच्चे, जो केयरलेस है, केयरलेस यानी लापरवाह जिसको आप कहते हो, जो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको इस वर्ड की क्या बताती हूँ, कहानी बताती हूँ। आर्गस आइड जो शब्द है ये कैसे कोइन किया गया था। ठीक है, तो एक बात समझिए बच्चे, आर्गस जो है ये बेसिकली एक बर्ड का नेम है। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, देखो ये एक बर्ड होता है, और इसकी खास बात क्या होती है बच्चे, इसकी पूरी बॉडी पे आंखें बनी होती हैं। ठीक है, तो आप इस आर्गस और आप आगे लिख दो इसके बर्ड। ठीक है, और आप इसको सर्च करो। ठीक है, आपको पिक्चर से पता लग जाएगा कि ये वर्ड कैसे कोइन किया गया था। ठीक है, ये देखिए, आप कोई भी पिक्चर देखो। ठीक है, आप इस पिक्चर को देखोगे तो इसकी पूरी बॉडी पे देखो आंखों की शेप बनी हुई है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, अगर ये अपनी दो आंखें बंद भी कर ले तो इसकी पूरी बॉडी पे इतनी आंखें बनी हुई हैं कि सामने वाले को अगर आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये देख रहा है मुझे। राइट, मतलब ये पर्सन हर टाइम चौकन्ना है। ठीक है, अलर्ट है, ये जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको वो देख रहा है। और इसी से शब्द बना था बच्चों आर्गस आइड, मतलब आर्गस की बॉडी और उसकी शेप क्या बनी हुई है, आंखों की। तो एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल चौकन्ना है, अलर्ट है, अटेंटिव है, वॉचफुल है। क्लियर, तो ऐसे ये शब्द हमारा कोइन हुआ था। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि आप इसको रिलेट कर पाओगे, और इसी से ये शब्द बना था आर्गस आइड। गॉट इट। नेक्स्ट टाइम अगर इनमें से कोई शब्द आएगा तो आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बेंड हो सकती है, यानी कि बेंडेबल है। ठीक है, ये प्लास्टिक हो सकता है। ठीक है, ये प्लाएबल हो सकता है। मतलब सिंपली ये है कि जो हर सिचुएशन के हिसाब से ढल सकता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। तो देखो जो वर्ड गिवन है बच्चे, सपल, सॉफ्ट, ये दोनों एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, क्योंकि जो चीज सॉफ्ट होगी वही फ्लेक्सिबल भी होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे स्टेल, तो स्टेल का मतलब होता है बासी, कोई भी ऐसी चीज जो बासी है, फ्रेश नहीं है। उसके बाद हमारा आंसर बचता है बच्चे स्टिफ। फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा स्टिफ, और स्टिफ का मतलब होगा जैसे जनरली कोई पर्सन खड़े खड़े ज़्यादा काम करता है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। लेकिन जब हम प्राणायाम, योगा वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जैसे हम मोड़ते हैं वैसे मुड़ने लग जाती है। तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, द गवर्नमेंट हैज वॉर्न्ड द ट्रेडर्स नोट टू ओनियंस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है ट्रेडर्स को, व्यवसायी लोग हैं उनको, क्या ना करें, नोट टू ओनियंस। क्या ओनियंस को हम ग्रोस करेंगे? ग्रोस का मतलब होता है टोटल, नहीं कर सकते। क्या बल्क करेंगे? बल्क का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो ज्यादा मात्रा में है, प्लेंटीफुल है जो। क्या हम इसको कंबाइन करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर बचेगा दैट विल बी होर्ड। अब ये देखो बच्चे, कई बार एग्जाम में एक शब्द हमें मिलता है इससे रिलेटेड, ठीक है, और वो शब्द हमारा क्या होता है, एक वर्ड हमारा होता है HORDE,
और एक होता है बच्चों HOARD, राइट। ये होर्ड होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। लेकिन ये होर्ड होता है बच्चे जिसको तुम हिंदी में कहते हो जमाखोरी, मतलब कि छुपा करके चीज़ों को कलेक्ट करना ताकि आगे ज़्यादा दामों में उसको बेच सकें। जैसे अगर मैं बोलूँ छापा मारा गया और वहाँ पर होर्डेड शुगर मिली, होर्डेड शुगर मतलब छुपा करके जिसको जमा किया गया था, दैट इज कॉल्ड जमाखोरी, बोलते हैं ना। अगर हम बात करें बच्चे तो गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है ट्रेडर्स को कि वो क्या ना करें, होर्ड ना करें ओनियंस को, मतलब जमा ना करें। क्लियर है? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है होर्ड। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये वही आ गया बच्चे कि जो ये पूरी लाइन लिखी गई है, अगर आपको लग रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट आंसर कर दें, अगर आपको लग रहा है कि कहीं एरर है तो आप एरर बता दें। ये कह रहा है बच्चे ही सिंक। पहली बात तो बच्चे ये है कि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो ये वर्ब हमेशा कैसी लेगा, सिंगुलर। पहली बात, अगर मैं इस ऑप्शन से देखूं तो सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट को काट दो, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, ही सिंग ऑलवेज, समझ गए। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बी को भी काट सकते हो, ही ऑलवेज सिंग, गलत हो गया। ही इज सिंग इज, अगर आप जानते हो बच्चे कुछ हमारी ऐसी एक्शन होती हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, ठीक है। टेंस के चैप्टर में हम बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज दे रखा है, डेली दे रखा है, एवरीडे दे रखा है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंट एक्शन होती हैं और फ्रीक्वेंट एक्शन हमेशा V1 से लिखी जाती हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कि ही ऑलवेज सिंग्स। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो एक बार इनको देख लेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेज। मैंने बोला बच्चे पूरा पैराग्राफ है और उसको उसने 4 भागों में तोड़ रखा है, ठीक है। आपको अरेंज करके बताना है कि पहले बी आएगा, पहले सी आएगा या फिर क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली टेक्निक क्या होती है बच्चे, क्योंकि अभी तक आपने पूरी ग्रामर नहीं पढ़ रखी, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। अगर मैं बात करूँ बच्चे, किसी सेंटेंस में अगर राम लिखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में राम लिखा हुआ है तो राम एक नाउन है, ठीक है। राम एक नाउन है तो राम को आप प्रोनाउन क्या दोगे, राम की जगह पे आप क्या लिखोगे, ही। तो एक कॉमन सेंस ये रहेगी बच्चे यहाँ पर, क्या पहले ही लिख करके फिर राम लिखा जा सकता है या पहले राम लिख करके फिर ही लिखोगे, बताइए। नाउन रिपीट ना हो, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे, जब भी आप इसकी ट्रिक बनाओगे तो आप क्या करना, सेंटेंसेस पढ़ते जाना। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन पहले दे रखा है वो आपका फर्स्ट कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बहुत ही बेस्ट टेक्निक है बच्चे ये। अगर मैंने सेंटेंस पढ़ के देखा ही देन कॉल्ड, ही शुरू में दिख रहा है बच्चों, ए फर्स्ट नहीं हो सकता। दूसरी टेक्निक ये होती है बच्चे, जो ऑप्शंस गिवन है एक बार उनकी हेल्प ले लेते हैं। आप देख रहे हो कि 2 में तो बी है और 2 में सी है, तो आपका ए तो वैसे भी फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड कह रहे हैं एट फर्स्ट ही थॉट, ये ही फिर प्रोनाउन आ गया, अगर ये प्रोनाउन है तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता, तो बी वालों को तो आप एलिमिनेट कर दो। बात समझ आ रही है? पूरा नहीं पढ़ेंगे आगे क्या लिख रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड ए राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। और अगर मैं बात करूं बच्चे, बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड ऐसे, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया बच्चे कि सी हमारा फर्स्ट होगा, राइट। दोनों में आप देख रहे हो सी है। नेक्स्ट जो जाना है बच्चे कि सी के बाद डी आए या सी के बाद बी आए, ये चुनाव हमें करना है। तो वही टेक्निक काम में लो बच्चे। भीमा शब्द है नाउन, एक ऐसे सेंटेंस पे जाएंगे जिसमें भीमा का क्या बना रखा हो, ही, और उसने देखा क्या, उसने देखा ही स्पॉटेड ए राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए शब्द क्या है, इट। हमें ऐसे सेंटेंस पे जाना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे, एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट, सबसे पहले उसने क्या देखा कि ये कोई टूटा हुआ पतंग होगा जो स्टक हो रखा है किसी जगह पे। अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं तो भीमा को क्या मिला है, ही, और इस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, इट। इसलिए बच्चों सी के बाद बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में इसको सोल्व करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ एक टेक्निक कि पहले किसी सेंटेंस में नाउन आते हैं उसके बाद ही प्रोनाउन आते हैं, और इसी लॉजिक से देखो पूरा पैराजंबल आपका ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है बच्चे टू प्रे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी से
प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, सेम वैसा ही मीनिंग हमारा होता है प्लीड, याचना करना किसी से। एक सिंपल शब्द आप लिखते हो बैग, किसी से बैग करना। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, सिनोनिम बताना है हमें, क्या कमांड हो सकता है, ऑनर होता है किसी को सम्मान देना, रिफ्यूज होता है मना करना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लीड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे सामने एक पैरा जंबल है बच्चे, और वही टेक्निक आपको लगानी है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी, ठीक है, कि पहले हमें नाउन देखने हैं, नाउन के बाद ही हमें प्रोनाउन देखना है। तो ये देखिए बच्चे मेरी टेक्निक, सबसे पहले देखिए ऑप्शंस में सी पहला, बी, डी और डी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बच्चे यहाँ पर ए फर्स्ट है ही नहीं, और क्यों नहीं है बच्चे, रीजन सुन लो, इट से शुरू हुआ है ना, और इट एक प्रोनाउन है, इसलिए ये फर्स्ट नहीं हो सकता। क्लियर? ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समरसता से, मतलब जब कोई भेदभाव ना हो, संतुलन हो उस चीज में, ठीक है। हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट और अ क्वालिटी। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकल चैलेंजिंग टास्क। अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे, तो हमारा फर्स्ट क्या हो सकता है, किसके बारे में बात हो रही है? अगर हम बात करें बच्चे हावेवर जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ये कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बातचीत में कुछ ऐड करता है। क्लियर है? जैसे कुछ लॉजिक मैं आपको बताऊंगी इसकी बेसिक क्लासेस में, कि अगर पहले सेंटेंस में स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद ही एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि पहले एग्जाम्पल दोगे फिर स्टेटमेंट दोगे? ठीक वैसे ही जैसे पहले नाउन आएगा उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, तो ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि सी हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता। अब अगर मैं ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी, एक तो ये कह रहा है, एक कह रहा है डी, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकल चैलेंजिंग टास्क। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, फिजिकल जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। और अब इस फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट। ये जो इट शब्द है ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो कोई ऐसा आपको पेयर बनाना पड़ेगा जिसमें डी के बाद ए हो। ये देखिए, सबसे पहले हमारा है डी के बाद इट रिक्वायर्स ए फिजिकल एंडोरेंस विच कैन बी बिल्ट विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, जिसको हम एक्सरसाइज से पा सकते हैं। उसके बाद ये आपका आगे बढ़ता रहेगा, आंसर हो जाएगा DACB। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, द स्टूडेंट्स, ये जो स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चे, आए नहीं आएगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि जो स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है, उसके बाद हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्लासेस में जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, क्या रिस्पेक्टेड शब्द यूज हो सकता है? रिस्पेक्टेबल, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्टफुल, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, गलत हो गया। रिस्पेक्टिव, और रिस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पर यूज हो जाएगा बच्चे पर्सनल, ठीक है, पर्सनल या फिर ओन, खुद की, अपनी अपनी क्लासेज में चले गए, और यही आपका आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन। बच्चों यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करना है। वॉइस में अभी मैंने आपको एक बेसिक बात बताई थी, अगर आपको याद है, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, मानते हो? अगर आप देखोगे सेंटेंस को, आपका जो सेंटेंस है वो किसमें है, मार्टिन ड्रू ए पिक्चर ऑफ, ड्रू यहाँ पर V2 है, पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो सीधा उस ऑप्शन पे जाओ जिसमें वॉज और वर दे रखा हो। क्लियर? अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूं बच्चे, तो यहाँ पर मुझे हैज दिख रहा है, काट दो। यहाँ पर अगर मैं देखूं बच्चे, इज दिख रहा है, काट दो। यहाँ पर भी इज है, काट दो। सिर्फ और सिर्फ बी आंसर। क्लियर है बच्चे? छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, लेकिन आप फटाफट 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, और जो बचा हुआ होगा वो आपका आंसर होगा, बिकॉज एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, राइट? आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, स्पिल द बीन्स। बच्चों मैं इसकी एक कहानी आपको सुना देती हूँ। ये क्या होता है, एंशिएंट ग्रीस की अगर हम बात करें बच्चे, तो पुराने टाइम में जो वहाँ पर चुनाव होते थे, उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता था वो क्या होता था, सपोज करिए 2 पर्सन ये हैं, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, ठीक है, और ये इलेक्शन में खड़े हैं बच्चे, ठीक है, ये कैंडिडेट हैं।
तो ये क्या करते थे, सपोज करिए इस बंदे को भी, ये कैंडिडेट है हमारा, ये है, तो एक हेलमेट, पर्टिकुलरली इसका एक हेलमेट होता था बच्चे और इसका भी हेलमेट, उसको उल्टा करके टर्न करके रख देते थे, ये उसका हेलमेट हो गया। अब जो भी लोग वोट डालने आते थे तो वो क्या करते थे, बिन्स लेते थे और उनके, मान लो सपोज करो इस कैंडिडेट का वोट डालना है तो वो बिन्स यहाँ रख जाते थे, इसके वोट होते थे वो यहाँ रख जाते थे, अपनी अपनी चॉइस के जो कैंडिडेट होते थे उनके हेलमेट में वो बिन्स रख जाते थे। क्लियर है, ये उनका चुनाव प्रोसीजर होता था। रिजल्ट कैसे आता था इनके चुनाव का, तो वो क्या करते थे, इस हेलमेट को उल्टा करते थे, उल्टा करते ही सारे बिन्स बाहर आ जाते थे, स्पिल कर देते थे इन बिन्स को, और फिर काउंट करते थे कि किस कैंडिडेट के ज्यादा बिन्स हैं, जिसके ज्यादा बिन्स होते थे उसका हेलमेट उसको जाके पहना देते थे। ठीक है बच्चों, ये माइथोलॉजी की कहानियां हैं, सारी इडियम एंड फ्रेजेस हम इसी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि परमानेंटली बच्चों को फिर याद हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि स्पिल द बिन्स, इसका मीनिंग हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कहाँ यूज करेंगे कि पहले जब हेलमेट में बिन्स डाल रहे थे तो ये एक सीक्रेट था, राइट। जैसे ही इसको उल्टा करा तो सीक्रेट जो था वो क्या आ गया, सामने आ गया और सबको पता लग गया कि मीनिंग क्या कह रहे हैं। क्या परफॉर्म मैजिक हो सकता है, वेस्ट मनी हो सकता है, वर्क हार्ड हो सकता है, नहीं, गिव अवे अ सीक्रेट। जो सीक्रेट था कि हेलमेट में कितने बिन्स है वो अब क्या आ गया है, सामने आ गया है। तो आपका जो सीक्रेट था वो सामने आ गया और यही इस फ्रेज का मीनिंग भी है। क्लियर है बच्चों, हर फ्रेज को हम माइथोलॉजी की कहानी से जोड़ के पढ़ते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। ये वन वर्ड कह रहा है बच्चे, तो देखो, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा बंदा जो बहुत ही कम बोलता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे तो मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देती हूँ। कॉन्फिडेंट कौन होता है, सिंपली जो कॉलर ऊपर करके चलता है, जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट, जिसको किसी टाइप का कोई संकोच नहीं है। अगर हमें इसका उल्टा बनाना हो तो हम कह सकते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है संकोची, शाय, टिमिड, ठीक है, जो शर्माता है, हेजिटेशन। का क्या मतलब है, देखो शब्द क्या लिखा है, ई का मतलब होता है आउट, रूट वर्ड में जब आप पढ़ोगे इसमें शब्द यूज हुआ है लोका, और लोका का मतलब होता है टू स्पीक। एक ऐसा बंदा जो बाहर बोलता है, आउट बोलता है, इसका मतलब पब्लिक स्पीकिंग जिसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा स्पीक, टू स्पीक। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा यानी कि पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, एक पर्सन जो बहुत ही एक्सप्रेसिव है। ठीक है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं पब्लिक स्पीकिंग जिनकी बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर ये शब्द बन के आया है ई आउट, इलो, लोका शब्द का मतलब होता है टू स्पीक, जो बाहर यानी पब्लिक प्लेस पे अच्छा बोलता है। जैसे जनरली मैं बोलूँ शी इज एन इलोक्वेंट स्पीकर, या फिर आप ये कहो फ्लुएंट स्पीकर है जो, ठीक है, बहुत अच्छा बोलता है, इंप्रेसिव बोलता है, कोई हेजिटेशन उसको नहीं है। एडामेंट का मतलब होता है बच्चे जो जिद्दी है, जिद्दी क्या कह सकते हो, एक अच्छा वर्ड है स्टबर्न। ठीक है, पर्ट है जो रिजिड है, जो मानता ही नहीं है बात को, यानी कि अड करके खड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडामेंट। क्लियर है, तो नेक्स्ट जो शब्द हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको इससे रिलेटेड और सारे शब्द करने हैं तो ये गैर मिलनसार है, अपनी बातों की बहुत ज्यादा शेयरिंग औरों के साथ नहीं करता। तो आप इसके लिए क्या शब्द यूज कर सकते हो बच्चों, बहुत अच्छा शब्द है जो एसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछा है, टेसिटर्न। आप इसका एक और शब्द यूज कर सकते हो टाइट लिप्ड, जिसके लिप हमेशा टाइट रहते हैं, क्या वो बोलेगा, नहीं बोलेगा। अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, ये बंदा क्या है, इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट। वर्ट का मतलब होता है टर्न, और पर्सनैलिटी का टर्न है वो अंदर है, उल्टा बनाओगे तो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, यानी कि जो सबके साथ घुल मिल करके रहता है, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी का जो टर्न है वो एक्स है, बाहर है। बाहर है तो खूब सारी बातें करेगा लोगों के साथ, सोशल होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, लेकिन जो बातें करता ही नहीं दैट इज इंट्रोवर्ट।
बात समझ आ रही है? तो रेटिसेंट का मतलब हो गया बच्चे जो बहुत ही कम बोलता है, टेसिटर्न, टाइट लिप्ड, अनकम्युनिकेटिव, इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड, सारे इसी के आंसर हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आता है बच्चे हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज ग्लोरियस। तो आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ग्लोरी जिसमें है बच्चों, OUS का मतलब होता है एडजेक्टिव, और जिसका मतलब होता है फुल ऑफ। जैसे आप एक शब्द बोलते हो डेंजरस, तो फुल ऑफ डेंजर है, जो खतरे से भरा हुआ है, फुल ऑफ है। अगर मैं बात करूं ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस, जो ग्रेस से भरा हुआ है, ग्लोरी से भरा हुआ है, दैट इज स्प्लेंडिड। ठीक है, तो आपका ग्लोरियस का जो सिनोनिम जो वर्ड होगा बच्चे, दैट विल बी स्प्लेंडिड। जैसे आप जनरली कहते हो व्हाट अ स्प्लेंडिड बिल्डिंग, कितनी शानदार बिल्डिंग है, तो दैट इज ग्लोरियस या फिर स्प्लेंडिड। एनॉर्मस का मतलब होता है काफी बड़ा, अनयूजुअल का मतलब है जो यूजुअल नहीं है, जेंटल का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला, तो दैट इज आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ग्लोरियस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे बच्चे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। तो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन। आई विल बी बैक इन माई न्यू सेशन, टिल देन यू टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, देन सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।